जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 17 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर सिलेक्शन की जो है वो तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी। यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज नहीं, प्रॉपर सिलेक्शन की तैयारी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। कोर्स बिल्कुल अपडेटेड मिलते हैं आपको, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, हर चीज एक ही जगह पर आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। प्लस आपको मेंटर दिए जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। और इतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, प्रीलिम्स, मेन, सब कुछ। मतलब एक बार कॉल करना है और बस मेहनत आपको करनी है, बाकी पूरी चीज आपको ए टू जेड यहां पर मिलेगी। और अगर आप फोन करके बताते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपने कोर्स ज्वाइन किया। तो ये है हमारे आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखो, ये जो पहला टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली ये, देखो टाइटल से में आ रहा है, एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स एंड एम्प्टी प्रोमिसेस। होता है कई बार किसी वर्कर को जो है वो जॉब पे जो है वो रख लिया जाता है झूठे वादे करके कि उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी, बट एक्चुअल जब वो काम करने लगते हैं बोला जाता है कि बस 15 दिन में शुरू हो जाएगा सब कुछ। अरे बस 20 दिन में शुरू हो जाएगा, डिले करते रहते हैं, है ना। तो आज इंडिया में एक ड्राफ्ट आया है, एक श्रम शक्ति नीति 2025, इसकी बात चल रही है। तो मजदूरों की स्थिति को नेशनल स्पॉटलाइट फिर से मिल गई है इसी चीज को लेकर। तो हम लोग एक ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, हालांकि ड्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक ज्यादातर सुनने वाला है आपके लिए। तो श्रम शक्ति नीति 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। 11 मिलियन लोग जो है वो मॉडर्न स्लेवरी में फंसे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप मेंस में यूज कर सकते हो। सोच रहे हो, 11 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी में फंसे हुए हैं, स्लेवरी में। नेक्स्ट, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ने सबको हिला के रख दिया, देखा होगा आपने, पता ही है आपको। डॉक्टर्स, इंजीनियर जैसे हाईली एजुकेटेड लोग एक्सट्रीमिस्ट मॉड्यूल में शामिल पाए गए हैं। लगभग 3000 किलो के एक्सप्लोजिव बरामद हुए। इनसे टेररिज्म का नया रूप दिखा। एजुकेटेड लोग भाई, जिन जो टेक सेवी हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोग भाई, ऐसे लोग जो है वो ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो रख रहा है। तो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक अच्छा आर्टिकल है जिसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट, हिमालय ब्लैक ब्लैक बियर्स जो नॉर्मली नवंबर तक जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, 2025 में अनयूजुअल सक्रिय पाए गए, क्योंकि स्नोफॉल कम हो रही है, विंटर जो है वो डिले हो रहा है। भालू बेचारे सो नहीं पा रहे उत्तराखंड के, ये वो वाला आर्टिकल है। जो बेचारे इस समय तक, इस टाइम पीरियड तक सो जाते थे तो अब सो नहीं पा रहा है। क्लाइमेट चेंज, और देखो यही सब चीजें जो होंगी जो उनकी स्थिति जो है वो खराब करेंगी, तबीयत खराब होगी उनकी और फिर वो मर जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी स्थिति क्रिएट करता जा रहा है, उसी का ही एक आर्टिकल ये हम लोग को नजर आ रहा है। इसराइल की स्टार्टअप रीमिल्क ने जनवरी 2026 से लैब ग्रोन काउ फ्री डेयरी लॉन्च करने का ऐलान किया है। देखिए आप, एक ऐसी डेयरी जिसमें गायों की जरूरत ही नहीं है, ये इसराइल शुरू कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये रियल डेयरी प्रोटीन केजिन प्लस वे है, लेकिन बनते हैं प्रेसिशन फर्मेंटेशन से, गाय के बिना। तो गाय के बिना दूध बनाया जा रहा है। तो ये वाला आर्टिकल है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लैक्टोस फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, एंटीबायोटिक फ्री, सेम टेस्ट सेम प्रोटीन मिलेगा, बट गाय से नहीं निकलेगा ये। ओ तेरी तो, गिर गया, बच गया, अभी चार्जर गिर जाता। ये हमारा दौलत जो है वो चार्जर गिरा रहा था अभी। चलो एनीवेज, एक मिनट रुकना यार गाइस, एक मिनट बस देना।
आज क्या उसको पता लग गया है कि मैं बाहर जाने वाला हूं, अभी रात में आउट ऑफ टाउन निकल रहा हूं मैं, तो इसको पता लग गया, तो ये साइड में आके बैठ गया मेरे। चलो, रेयरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ, तो ये टॉपिक एक साइंटिफिक डिबेट का, एक साइंटिफिक बहस का टॉपिक है, आखिरी वाला जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स में प्लैनेट तो बहुत है पर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो काफी रेयर है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए जो है वो स्टेबल क्लाइमेट चाहिए। तो बोल रहे हैं कि इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद लाइफ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही कम जगह पर है। कम क्या, अभी तो एक ही जगह पता है हमें, धरती, उसके अलावा कहाँ। हाँ मुझे पता है कि कुछ ट्रेसेस जो है वो मार्स में भी मिले हैं और भी कुछ प्लैनेट्स में मिले हैं, बट वो सब चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। एग्जाम में वही पर्सपेक्टिव से चीजें पूछी जाती हैं जो बिल्कुल पुख्ता हो, सबूत के साथ। चलिए पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंडिया के लेबर इकोसिस्टम की बात होगी, जहां एक तरफ सरकार ने श्रम शक्ति नीति 2025 पेश की है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर शोषित श्रमिक, एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स की बात हो रही है। तो एक ड्राफ्ट हम लोग को रहा वो देखने को मिल रहा है। ड्राफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो लिखना मत, ये वाला टॉपिक सिर्फ सुन लो। श्रम शक्ति नीति 2025 पॉलिसी कहती है कि ये फ्यूचर रेडी डिजिटल गवर्नेंस प्लस सोशल सिक्योरिटी पर आधारित होगी। मतलब लेबर जो है उनकी प्रोटेक्शन जो है वो ऐसी होगी कि उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, और ये फ्यूचर रेडी विजन है इनका, ये पॉलिसी का, यानी कि ये ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो वर्कर्स को बहुत हेल्प करने वाली है हर तरीके से। मगर आलोचक का तर्क है कि ये सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन, वीक एनफोर्समेंट और इनफॉर्मल सेक्टर की कठिनाइयों को एड्रेस नहीं कर रहा है। भाई आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर तो है ही ना। सबसे पहले जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको ठीक करो गुरु, नई चीजें नए प्लान लाने की जगह। सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोर्स लेबर की जांच से मॉडर्न स्लेवरी के केसेस सामने आए जो नीति की ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। देखने को मिल रहा है हम लोग को, देखो आप सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोर्स लेबर के केसेस देखने को मिल रहे हैं जो कि अनलॉफुल है हमारी कंट्री के अंदर। तो आइए समझते हैं हम लोग थोड़ा सा लेबर एक्सप्लॉइटेशन को। तो देखो गाइस, एक कोएर्सिव या फिर हम लोग को एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनजस्ट। कोएर्सिव या फिर अनजस्ट कंडीशन, बलपूर्वक या अन्यायपूर्ण परिस्थितियां, नाम से ही हालांकि आपको समझ में आ रहा है। यहां पे बताओ होता क्या है, यहां पर वर्कर्स को प्रॉपर पैसा नहीं दिया जाता, वर्कर्स के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, वर्क प्लेस जो है वो सेफ नहीं रहती। ऐसी चीजें हम लोग को बहुत देखने को मिल रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मैनिपुलेशन होता है, नियमों में हेर फेर करके मजदूरी कम करना, कुछ चीजें जो है वो इधर उधर बताकर लोगों का पैसा जब एट द एंड ऑफ द टाइम आता है पैसे का, कॉन्ट्रैक्ट के एंड का, तो कुछ कुछ चीजें बताकर जो है उनके पैसे कम कर देना, कटौती कर लेना। कई बार वर्कर जो है उनको ज्यादा घंटों तक जो है वो काम करवाया जाता है, ऐसा भी होता है ना। अनैतिक कार्य परिस्थितियां जिसको हम लोग बोलते हैं, जो संविधान के डिग्निटी यानी कि गरिमा, समानता, इक्वलिटी, फ्रीडम, स्वतंत्रता के विरुद्ध जो है वो जाती हैं। 11 मिलियन इंडियंस मॉडर्न स्लेवरी में है आज की डेट में, ये पॉइंट लिख सकते हो आप, ये दुनिया का हाईएस्ट नंबर है। सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की गहरी विफलता को ये दिखाता है कि सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम फेल है यहां पर इंडिया के अंदर, वर्कर्स को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। 90% वर्कफोर्स फॉर्मल बेनिफिट से बाहर है हमारी कंट्री के अंदर। ये चिंता वाली बात है भाई, जब आने वाला समय सिल्वर या इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी की तरफ हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि बुजुर्ग लोग, हमारी पॉपुलेशन जो है वो आने वाले समय में बुजुर्ग वाली बहुत ज्यादा होने वाली है। उस दौरान जब लोगों के हाथ में प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, कोई ऐसे बेनिफिट्स जो है वो नहीं होंगे, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस करेंगे, सोचिए आप। 90% वर्कफोर्स फॉर्मल बेनिफिट से बाहर है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ईएसआईसी, इनका एक्सेस नहीं है। कर्मचारियों को डेली सॉरी, कर्मचारियों को एक मिनट रुकना यार, पॉज करता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि कर्मचारी जो है उनको सोशल प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही।
इससे आर्टिकल 14, 16, 23 के संवैधानिक गारंटी जो है वो कमजोर हो रही है। नेक्स्ट, गला सही नहीं हो रहा यार अभी, पता नहीं, कुछ दिन और लगेंगे लगता है। ट्रेड यूनियन डिक्लाइन होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है इनके फैलाव से यूनियन कमजोर पड़ रहा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग और ग्रीवियंस रिड्रेसल लगभग अप्रभावी हो चुके हैं। वर्कर जाए शिकायत करने तो किसके पास जाए? जॉब से पहले ही एम्प्लॉयर जो है वो पूरी कंडीशन लिखवा लेते और इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि लोग पढ़ते नहीं, ऐसे ही साइन कर देते हैं। फिर अगर एम्प्लॉय को कल को कोई दिक्कत आती है तो एक टर्म्स एंड कंडीशन को दिखाकर एम्प्लॉयर बच जाता है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 29, कन्वेंशन 155 जो कि फोर्स लेबर और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड है, इसका सीमित पालन किया जाता है। तो ये वाली चीज भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस नहीं हो रहा। जेंडर गैप देखिए आप कितना ज्यादा है। वुमेन और दलित वर्कर्स, इनको इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। डिजिटल टूल्स और सोशल प्रोटेक्शन की पुअर एक्सेस से गैप और बढ़ता है। डिजिटल टूल्स नहीं है। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं कि ये नीति ये क्या लेकर आ रहे हैं ये लोग। श्रम शक्ति नीति क्या है एग्जैक्टली? तो एक चीज तो आपको समझ में आई गई है कि वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। अब सुनो एक एक ध्यान से। पहला तो ये है यूनिफाइड विजन फॉर लेबर डिग्निटी, कि भैया हमें लेबर की डिग्निटी पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। श्रम सम्मान, उसकी गरिमा। 7 ऑब्जेक्टिव्स यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देंगे। भाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जेंडर एम्पावरमेंट, मेल फीमेल कोई भी हो, इक्वल पे, ग्रीन जॉब्स पर फोकस किया जाएगा, फ्यूचर रेडी किया जाएगा, स्किल्स डेवलप की जाएगी। तो ये पूरी चीजें इसमें उन्होंने रख दी, यानी कि लेबर की गरिमा। लिखना नहीं है कुछ भी, है ना। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए एआई ड्रिवन एनसीएस प्लेटफॉर्म जॉब मैचिंग की जाएगी, यानी कि जिसकी जैसी स्किल्स है उस हिसाब से उसको जॉब जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। करियर गाइडेंस दिया जाएगा, ये सब चीजें। फिर इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि ईपीएफओ, ईएसआईसी, पीएम जन आरोग्य योजना, ई श्रम, ये सब पूरी चीज जो है वो एक ही सिंगल पोर्टल में जो है वो कर दी जाएगी। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बना दिया जाएगा। फिर बोल रहे हैं ये लोग कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 35% तक लेकर आना है 2030 तक, ये तो बहुत जरूरी है। चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल वर्क, एप्रेंटिसशिप सपोर्ट, ये सब चीज प्रोवाइड कराएंगे। फिर ये बोल रहे हैं कि एआई इनेबल्ड सेफ्टी सिस्टम लेकर आएंगे। कोल वर्कर्स को रीस्किल प्रोवाइड की जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, इसको ग्रीन जॉब्स के साथ जो है वो अलाइन किया जाएगा, वही क्लाइमेट एक्शन के लिए, कि जॉब्स भी जो होनी चाहिए वो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड होनी चाहिए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेबर मिशंस ये लोग लेकर आएंगे, यानी कि वही एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, सुधार करेंगे। तो अभी लिखना नहीं है क्योंकि अभी ड्राफ्ट है, भी है, आगे चल के फाइनल होगा तब डिस्कस करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम वही है, पैसे की दिक्कत सबसे बड़ी। सोशल सिक्योरिटी अकाउंट के लिए फंडिंग सोर्सेस कहां से लिया जाएगा वो क्लियर नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो क्लियर नहीं है। डिजिटल आईडीज पर निर्भरता की अगर बात करें तो उसमें महिला, सीनियर सिटीजन, लो लिटरेसी वर्कर्स को हटा दिया गया है। हटा क्या दिया गया? वो हट ही गए हैं, बिकॉज उनको भी शामिल करना जरूरी है जो अभी ऑलरेडी है नहीं इस एरिया में। क्योंकि जो व्यक्ति है भाई जिसने आज तक डिजिटल मोबाइल को देखा नहीं है, ट्राइबल एरिया में रहने वाला व्यक्ति, ये बहुत ही पिछड़े एरिया में रहने वाला व्यक्ति, पिछड़े गांव का व्यक्ति, उसके सामने अगर आप एक बार बायोमेट्रिक रख दोगे ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। मैंने खुद अपने ऑफिसेस में देखा है कि जहां पर ये जो सरकारी स्कीम का बायोमेट्रिक करवाते हैं, मतलब पहले करवाया था हमें जब एक प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि लोग बाग अंगूठा नहीं रखते थे डर के मारे कि कुछ हो जाएगा, कि ये क्या हो रहा है।
समझ रहे हो? वैसे ही जैसे कि लोगों ने कोविड के समय पर वैक्सीन नहीं ली, ये बोलकर कि अरे भैया इससे सरकार मार डालेगी लोगों को। बहुत सारी दिक्कतें हैं और इन्हीं सब दिक्कतों को आपको जो है वो झेलना है और इसको सॉल्व करवाना है। क्योंकि आज भी ऐसी जगहों पर आप जब पोस्टिंग आपको मिलेगी तो हो सकता है कि आपके लिए स्कीम को इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो। कई बार हम लोग बस गुस्सा करते रहते हैं ना कि सरकार स्कीम तो बनाती है बट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अरे भैया, इंप्लीमेंटेशन के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। अगर हर चीज चलो ठीक है, सब ट्रांसपेरेंट है, सब अकाउंटेबल है, कोई करप्शन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता, तो वो भी जरूरी है। 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स मिनिमम वेज प्रोटेक्शन से बाहर है। आजकल तो गिग इकोनॉमी का भी एक इशू हम लोग को बहुत बड़ा देखने को जो है वो मिल रहा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी रहती नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनीज यही पसंद करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स जो है वो उनको मिल जाए, जिससे कि वो सोशल सिक्योरिटी के ऑब्लिगेशंस के दायरे से रहे वो बाहर हो सके। समझ रहे हो आप? तो पायलट बेसिस पर करो भाई, अब पहले एक एक सेक्टर पर काम करो, एकदम से हर जगह पे काम करोगे तो फिर सही नहीं बैठेगी चीजें। यूनियन, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, इनकी अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर जो है वो की जा सकती है। डिजिटली एक्सक्लूडेड श्रमिक जो है, वर्कर्स जो है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ऑफलाइन सिस्टम भी अभी बनाना पड़ेगा। एकदम से पूरी चीज ऑनलाइन करोगे तो लोग रेजिस्ट भी कर सकते हैं, तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्निटी और अधिकार भाई, लोगों के अधिकार ना छीने, इन ह्यूमन बिहेवियर किसी के साथ ना हो, इस चीज पर मेनली जो है वो टारगेट किया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग के लिए सुनने वाला टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इंडिया में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का, यानी शिक्षित प्रोफेशनली स्टैब्लिश्ड व्यक्तियों का आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल होना। फरीदाबाद मामले में आपने देखा, इसने साबित कर दिया है कि आतंकवाद अब सिर्फ सामाजिक आर्थिक डेप्रिविएशन तक सीमित नहीं। जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं तो ये बोलते थे अरे वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको बहला फुसला के जो है वो पैसे की लालच देकर जो है वो अपने उसमें कर लिया जाता है। यहां तो पढ़े लिखे भाई, व्हाइट कॉलर लोग, अच्छा खासा कमाने वाले लोग, वो टेररिस्ट बन रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति हो रही है, सोचिए आप। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की बात करें, मॉड्यूल में डॉक्टर्स और इंजीनियर शामिल पाए गए। करीब 3000 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव रिकवर हुए और इसके तुरंत बाद आपको बताइए रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट में लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने दिखाया कि हाईली एजुकेटेड लोग भी एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क में इंटीग्रेट होकर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं। सोचिए, ऐसे माइंडसेट के लोग सालों से सोसाइटी के बीच में हमारे आसपास बैठे हुए हैं और एक दिन वो ऐसी हरकत को अंजाम दे जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति जो है, जो आज की डेट में हमारा इलाज कर रहा है, वो कल एक आतंकवाद निकला। तो आइए व्हाइट कॉलर टेररिज्म की डेफिनेशन लिख लेना भैया, ये पूरे पॉइंट्स ये मेंस में आपको हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स में भी। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एक्ट जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, एकेडमिक प्रोफेशनल शामिल होते हैं, उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ये लोग अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज प्लस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का उपयोग करके हाई प्रेसिशन अटैक्स करवाते हैं, आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करते हैं। अब यानी कि अब इतनी बोलते ना कि यार एजुकेटेड व्यक्ति है, जो बोलेगा सही तो बोलेगा, यानी कि अपनी एजुकेशन का, अपने नॉलेज का जो है वो गलत इस्तेमाल करके जो है वो पब्लिक को जो है वो इन्फ्लुएंस करना, डाइवर्ट करना। फिर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी कर लेते हैं ये लोग, डिजिटली लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं धीरे धीरे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग सोशली रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल्स के पीछे छुपे रहते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लोग टेररिस्ट हो सकते हैं। इनके की फीचर ये है, अर्बन या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से स्किल्ड प्रोफेशनल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। वॉयलेंस को मॉरल आउटरीच या एथिकल ड्यूटी के रूप में जस्टिफाई करते हैं कि अगर हिंसा हो भी रही है तो भी वो ठीक है, ऐसा जस्टिफाई कर देते हैं। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करके सोफिस्टिकेटेड टेरर प्लानिंग करते हैं। इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, पीयर वैलिडेशन, तेजी से ये सब चीजें फैला रहा है।
क्योंकि ये सब डिजिटलाइजेशन ये सब चीजों को बहुत तेजी से फैला रहा है, कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। ये लोग हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट जॉब जैसी स्पेस में नॉर्मल दिखते हैं, तो इनको पकड़ना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है इंटेलिजेंस के लिए। वॉयलेंस को, अहिंसा को एक उच्च नैतिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत भी कर देते हैं ये लोग। यानी कि वॉयलेंस को, वही मैंने आपको बताया, मॉरली जो है वो जस्टिफाई कर देते हैं कि सब ठीक है, ये भी जरूरी है ऐसा करके कुछ। तो भैया अब एक्सट्रीमिस्ट जो है वो गरीब अनएजुकेटेड नहीं है, आज शिक्षित अच्छे परिवारों से भी एक्सट्रीमिस्ट निकल के आ रहा है। ये प्रोफाइल जो है वो चेंज हो रही है एक्सट्रीमिस्ट की, लिख लेना ही वाला पॉइंट। 9/11 हाईजैकर्स यूनिवर्सिटी डिग्रीज थी उनके पास, पता है आपको? 9/11 जो हुआ था उस समय, अरे जो व्यक्ति प्लेन चलाना जान रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि पढ़ा लिखा है। तो ऐसे पायलट्स थे, इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे। आईएएस आज की डेट में जो है वो रिक्रूट करता है डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को। 1980 के समय पर इंडिया में भी हम लोग को देखने को मिला, खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, पुलवामा अटैकर्स जो थे वो भी अच्छे बैकग्राउंड से थे। ये दिखा रहा है कि एक्सट्रीमिज्म क्लास, एजुकेशन, ज्योग्राफी की बाउंड्री से जो है वो कई हद तक बाहर है। तो ये कहानियां हैं यार, मतलब शर्म नहीं आ रही है लोगों को यार कि ऐसी हरकत कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों को मारा जा रहा है, खून बहाए जा रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है यार? तो क्यों एजुकेटेड माइंड, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आता है ना कि क्यों भाई इतने पढ़े लिखे लोग जो है वो क्यों ऐसे पलीत बन रहे हैं? तो पहला है साइकोलॉजिकल और सोशल डायमेंशन। पहला पॉइंट मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ये पूरे पॉइंट्स। मॉरल ह्यूमिलिएशन, एलियनेशन, नीड फॉर पर्पस, डिजायर फॉर मॉरल क्लैरिटी। एजुकेटेड लोग आइडियोलॉजी ड्रिवन नैरेटिव्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। कट्टरपंथी जिसको अपन बोलते हैं ना, कि जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया वो थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया कट्टर। जैसे आप देखते होंगे कि जो लोग, अमीर लोग जो होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जिनको अपने ऊपर अपना ईगो जो लोग संभाल नहीं पाते, सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई और नहीं, तो आप देखते होंगे ये थोड़े से ईगोइस्टिक बन जाते हैं। हमारे पास है पैसा, है ना? देखा होगा ऐसे काफी लोग होते हैं, काफी सारे लोग हमारे आसपास भी ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, जिनके पास थोड़ा बहुत क्या पैसा नहीं आ गया, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, या कई बार जिनको बचपन में जो है वो, जिनने कोई साइकोलॉजिकल ऐसी कोई इवेंट जो है वो उनके साथ हुआ हो, तो उसका वो गुस्सा लेकर जो है वो अंदर दिली दिल में जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं। यही चीज है, कई बार इन लोग को जो है वो तोड़ दिया जाता है ऑनलाइन प्रोपोगेंडा के थ्रू, है ना? तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है कि इन लोग को इमोशनली जो है वो ट्रिगर किया जाता है। तो पढ़ लिख कर फिर तुमने सीखा ही क्या? लिट्टे, आईआरए, सिख मिलिटेंसी, सब में एजुकेटेड प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल जो है वो शामिल है। मींस एक्सट्रीमिज्म जो है वो बिलीफ से रिलेटेड है, बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। तो अगली बार अगर कोई बोले ना कि कोई व्यक्ति पैसे के कारण जो है वो टेररिस्ट बनता है, तो उसको ये वाली चीज बताना कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि मेन एंगल जो होता है वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो होता है थिंकिंग, आइडियोलॉजी, माइंडसेट। इस व्यक्ति का माइंडसेट ही जो है वो बर्बाद है, तो वो व्यक्ति ऐसी हरकतें करेगा ही करेगा। जैसे अभी हो गया है, पूरी दुनिया जो है वो डॉग्स के पीछे पड़ गई है सब चीजें जो है वो छोड़कर कि इनको पीटो, इनको मारो। तो बहुत बुरी तरह से डॉग्स के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस नजर आ रहे हैं यार अभी। बड़ा अजीब सा हो गया, मैं अभी 5-6 दिन से जो है वो देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एक बेचारा डॉग को लट से मारा जा रहा है, उसको हाथ पैर बांध के जो है वो जला दिया। साइको होते जा रहे हैं लोग, साइको। डॉक्टर, इंजीनियर जैसी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन पर पब्लिक का ट्रस्ट कम हो रहा है यार। एजुकेटेड एक्सट्रीमिस्ट जो है बॉम्ब डिजाइन कर रहे हैं, साइबर अटैक्स प्लान कर रहे हैं, एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसा शख्स
जो बाहर से दिखने में तो बहुत ही प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है, बट अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना इंटेलिजेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। आपके साथ बैठा व्यक्ति जो बहुत अच्छी बातें करता है आपसे मॉरली, बट वो बंद कमरे के अंदर जो है वो क्या चीज कर रहा है, यू डोंट नो। बहुत दिक्कतें बढ़ गई हैं अब, और ये इंटेलिजेंस को दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा इन लोग को पकड़ने में। पब्लिक के बीच में सोशल ट्रस्ट जो है वो कमजोर होता जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेरर लिंकेज इजी हो गए आज की रेट में ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो ये गेम यही है कि लोगों को मॉरली चीज ह्यूमैनिटी सिखाना जरूरी है। मेरा मानना तो हमेशा यही है, सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी। लोगों को इंसानियत बताओ भाई, कि तुम्हारे अंदर जो खून है लाल कलर का, वो ही खून लाल कलर का सभी के अंदर है भाई, है? कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। तुम्हारा जो प्यार तुम्हारे बच्चे के लिए है, वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति का भी प्यार उसके बच्चे के लिए है, पशुओं का भी प्यार उनके बच्चों के लिए है। तो कभी किसी को सताओ मत, तड़पाओ मत, इससे कोई जन्नत नसीब नहीं होनी है तुम्हें। ये समझाना सिखाना बहुत जरूरी है, पर सीखें तो लोग, समझे तो लोग। दिस इज द बिगेस्ट इशू। अब ये वाला टॉपिक क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है कि इतनी बुरी तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि बेचारे भालू सो नहीं पा रहे हैं। सही बोल रहा हूं, मजाक से हटके टॉपिक नहीं है। क्लाइमेट चेंज का सबसे डायरेक्ट इफेक्ट हिमालयन रीजन की इकोलॉजी में दिख रहा है। उत्तराखंड के हिमालयन ब्लैक बियर्स, काले भालू जो है उत्तराखंड के, हिमालय के, इस साल यानी 2025 में सामान्य रूप से हाइबरनेशन में नहीं जा पा रहे। इससे वाइल्ड लाइफ बिहेवियर, इकोलॉजिकल बैलेंस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर बड़ा असर पड़ रहा है। अब एक भालू बेचारा सो नहीं पाएगा, जो उसको सोना है, थक गया है, वो सोना चाह रहा है, तो चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा? आपको बिना सुलाए जो है वो रख दो 2 दिन 4 दिन, आप सामने साइड में बैठे वाले व्यक्ति को तमाचा मार दोगे। तो ये तो भालू है भाई, जानवर है, इसलिए तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हिमालयन ब्लैक बियर जनरली नवंबर तक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये उनकी एनुअल बायोलॉजिकल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इस साल भालुओं में हाइबरनेशन बिहेवियर नहीं दिख रहा है, तो ये बड़ी खराब चीज हो गई। देखो क्लाइमेट चेंज का एक और असर आपको दिखाई दे रहा है, जो बायोलॉजिकल साइकिल पर भी पड़ रहा है, स्पीसीज की, प्रजातियों की। ये चीज मेंस में लिख सकते हो आप। टेम्परेचर पर्याप्त लो नहीं हुआ, इसलिए ऐसी चीज हो रही है। हाई एल्टीट्यूड पे स्नोफॉल जो है वो कम हो रही है। हाइबरनेशन के लिए जरूरी जो है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि जो ठंड उनको चाहिए थी भालुओं को, वो ठंड उनको पर्याप्त नहीं मिल पाई। तो ये चीजें हैं, अब इससे इनको दिक्कत आएंगी, परेशान होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। एशियाटिक ब्लैक बियर भी इसको जो है वो कहते हैं, लिख लीजिएगा। चेस्ट पे इनके व्हाइट कलर का दिल, आपको उल्टा दिल जो है वो दिखाई दे, देखा होगा आपने ऐसे भालू को, ऐसा उल्टा दिल जो है बना रहता है, ऐसा दिल, सीधा दिल या उल्टा दिल, ऐसा कुछ बना रहता है इनके चेस्ट पे, देखोगे आप तो। अरे ये वही वाला भालू है जो मोगली में दिखाई देता है। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। वही हिमालयन रीजन की इकोलॉजी यहाँ पर बताई जा रही है कि कहां पर ये लोग रहते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ पर बहुत सारे भालू मिल जाएंगे आपको इस टाइप के। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, शेड्यूल 1 CITES के अपेंडिक्स 1 में। और क्या इसके अंदर, बस ये परेशान हो रहे हैं बेचारे, सो नहीं पा रहे, वो स्थिति है इनकी। यहाँ पर एक चार्ट भी बताया हुआ है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये चार्ट यहाँ पर है, तो ये इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, उतना कुछ खास नहीं है। तो देखो क्लाइमेट चेंज का एक और कितना खतरनाक असर हम लोग को देखने को मिल रहा है। वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, इसके कारण बियर की बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। हम लोग लगातार पेड़ काट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो इससे उनके फूड के सोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा बेचारों को। फिर ह्यूमन अपना रिजॉर्ट बना रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, अपना अतिक्रमण करता जा रहा है लगातार, जंगल काट काट के, तो इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी रिसर्च की आवश्यकता है भाई, रिसर्च करें, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी क्रिएट करें जिससे कि वो लोग सो तो पाए। नहीं सो पाएंगे तो मर जाएंगे आगे चल के, स्पीसीज जो है वो लुप्त होने लगेंगी।
यही तो इशू है। अब नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। डेयरी सेक्टर दुनिया की सबसे बड़ी एग्री इंडस्ट्री में से एक है, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन आज तक आजकल बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही है, अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीसीज कम होती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो बताया ये जा रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है इजरायली कंपनी रीमिल्क ने। रीमिल्क नाम की इजराइल की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है। इन्होंने काउ फ्री डेयरी जो है वो लॉन्च किया है। काउ फ्री डेयरी, आपको दूध मिलेगा और वो दूध जो होगा बिना गाय का होगा, यानी कि बिना गाय से निकला दूध, और वो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट, वैसी स्मेल, सब कुछ वैसा ही। तो रीमिल्क ने जनवरी 2026 से काउ फ्री, लिख लेना ये वाला, बस पहला वाला पॉइंट लिख लो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज सुनो। तो इन लोगों ने जो है वो जनवरी 2026 से काउ फ्री रियल डेयरी लॉन्च करने की घोषणा कर दी। ये डेयरी जो प्रोडक्ट्स जो आते हैं ना, पनीर, दूध, ये सब, ये एनिमल फ्री होंगे। इनका टेस्ट, टेक्सचर बिल्कुल सेम होगी। गाय का जैसा दूध होता है वैसे ही आपको जो है वो दूध दिखाई देगा, बट वो गाय से नहीं निकाला होगा, वो लेबोरेटरी में बनाया होगा। तो ये डेयरी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एनिमल एथिक्स और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के इंटरसेक्शन पर खड़ा एक मेजर इनोवेशन है। देखो आप, डेयरी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, पॉइंट नंबर 1 लिख लो, डेयरी टेक्नोलॉजी। दूसरा, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एथिक्स, जानवरों को जो है वो प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, एथिकल है। चौथा, फूड सिक्योरिटी। इन 4 चीजों को अचीव कर लेगा ये प्रोजेक्ट इजराइल के एक स्टार्टअप का। अब सवाल ये उठता है कि ये पहला तो ये लैब ग्रोन मिल्क क्या है या काउ फ्री डेयरी क्या है। देखो ये कोई, जैसा अपन बोलते हैं ना टोफू पनीर हो गया, सोया पनीर वाला, सोया एलमंड या ओट मिल्क जैसा नहीं है। ये रियल डेयरी प्रोटीन है। ये मिल्क जो है उसमें आपको केसिन और वे प्रोटीन मिलता है, लिख लीजिएगा। ये जो मिल्क है उसमें आपको 2 चीजें जो है वो मिलेंगी। एक है वे प्रोटीन, WHEY वे प्रोटीन, और दूसरा CASEIN केसिन। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो गाय का जो दूध होता है उसमें मौजूद रहती हैं, रियल डेयरी में पाई जाती हैं। अब इसमें बस फर्क सिर्फ इतना है, लैब ग्रोन मिल्क में ये दोनों चीजें तो उसमें आपको मिलेंगी, वे प्रोटीन भी मिलेगा, केसिन और वे दोनों मिलेगा, पर फर्क इतना है कि ये काऊ से नहीं माइक्रोब से बनते हैं। किससे बनते हैं? माइक्रोब से। ये माइक्रोब से बनाएंगे, MICROBES, माइक्रोब से बनाएंगे। ये गाय से नहीं बनाएंगे इस दूध को। इसमें जेनेटिकली प्रोग्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली फंगाई या ईस्ट, को डेयरी प्रोटीन बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये माइक्रोब्स शुगर डाइजेस्ट करते हैं और रियल मिल्क प्रोटीन चर्न जो है वो करते हैं। तो माइक्रोब्स की मदद से ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिख ली आपने, है ना। तो ये सेम प्रोसेस दवाइयां, इंसुलिन, एंजाइम्स बनाने में भी यूज होती हैं, जो कि ये मिल्क को बनाने में कर रहे हैं। देखो लिखा ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स, ये माइक्रोब्स जैसे कि ईस्ट में जो है वो डाल दिया जाता है, और माइक्रोब्स जो है वो कल्टीवेट होते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर, जहां पर वो मिल्क प्रोटीन है वो बना देते हैं जब उनको शुगर मिलता है। तो वैसे तो आपको ये टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो बड़ी शानदार चीज है ये। लैक्टोज फ्री होंगे। मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। काफी सारे लोग जो है वो दूध नहीं पी पाते ना, इंटॉलरेंट होते, लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो उनके लिए ये काफी अच्छा है। ट्रेडिशनली डेयरी में एनिमल हॉर्मोन्स प्लस एंटीबायोटिक्स आते हैं। काउ फ्री डेयरी जो है वो पूरी तरह से क्लीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए बड़ा एडवांटेज है। कोई माइक्रोब्स इन्फेक्शन नहीं होगा इसमें, कोई जूनोटिक डिजीज का रिस्क नहीं है, कोई मिलावट नहीं है ना। एनवायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा, मीथेन एमिशन जो है वो नहीं होगा। तो काफी अच्छा है, इसमें एनवायरमेंट को फायदा है। डेयरी डिमांड आज की डेट में बढ़ती जा रही है, उसको ये
फुलफिल जो है वो कर पाएगा उस डिमांड को। तो लैब में बनने वाला दूध ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेस्ट भी वैसा ही, न्यूट्रिशन भी वैसा ही, बस फर्क सिर्फ इतना है कि गाय से ये दूध नहीं निकल रहा है, ये दूध जो है वो निकल रहा है लैब से। तो लैब ग्रोन मिल्क क्लाइमेट फ्रेंडली डेयरी है ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, मैंने वो लिखवा दिया था ना आपको एक पॉइंट में, एथिकल, कि जानवरों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। प्राइस जो होंगे दूसरे मिल्क ऑल्टरनेटिव जैसे ही होंगे, सोया या आलमंड मिल्क जैसे ही, बढ़िया है। बट यही है, थोड़ा सा पैसा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। रेगुलेटरी बैरियर्स भी हैं, कुछ फर्जी वाला भी चल सकता है इसमें, तो उसको ध्यान देना जो है बहुत जरूरी है। कंज्यूमर एक्सेप्ट करे ये भी जरूरी है, पता लगे कंज्यूमर बोले कि भैया हमें तो ये केमिकल वाला काम नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज को जो लैब में बनती है उसको जब एक कंज्यूमर जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो उसको वही बोलता है कि केमिकल वाली चीज है भैया हमें नहीं चाहिए, है ओरिजिनल चाहिए हमें, तो ओरिजिनल दूध कहाँ से लाओगे भाई जब खुद ही जो है वो कटवा दे रहे हो? कहाँ से लाओगे जब क्रूरता खुद ही कर रहे हो? मेरे हिसाब से तो दूध पीना बंद कर देना चाहिए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है ना वो, क्योंकि बहुत क्रूरता हो रही है जानवरों के साथ, बहुत। मैं खुद देखता हूँ जो गाय जो है जो दूध नहीं दे पाती हैं, उनको हाईवेज वगैरह में जो है वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या बोले यार चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने ये सब पॉइंट्स? कुछ लिखने वाली बातें तो थी नहीं इसमें वैसे, बस यही है माइक्रोब से जो है वो बनते हैं, बस वो चीज मेंशन जो है वो कर लेना। इसमें और क्या है भाई, इसराइल जो है वो लीड कर रहा है, री मिल्क, विल्क, इमेजिन डेयरी ऐसे इसके स्टार्टअप है। सिंगापुर पहली कंट्री थी जिसने लैब ग्रोन मीट जो है वो अप्रूव करी थी, ठीक है, और मार्केट ओपन कर दिया कि भाई एनिमल फ्री डेयरी भी हो सकती है। और यूएसए के अंदर कंपनीज है, ब्राउन फूड्स, ये अनरियल मिल्क तैयार कर रही हैं। रेगुलेटरी क्लियरेंस भी इनको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है, एफडीए से। यूरोप जो है उसने भी इस पर काम करना शुरू किया कि स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी कानून बनाना शुरू किया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो है वो टेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी। कनाडा ने अप्रूव भी कर दिया री मिल्क की एनिमल फ्री प्रोटीन्स को, कि वो फूड मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकता है। इंडिया के अंदर स्टार्टअप है, सूरत में जीरो काऊ फैक्ट्री, बेंगलुरु का PHYX44, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस प्रकार की चीजों पे। तो बढ़िया, आने वाले समय में ये तो ये चीजें की जरूरत तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यार, स्पेस साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली में सवाल है कि यूनिवर्स में इतनी सारी अर्थ साइज प्लैनेट होने के बावजूद लाइफ जो है वो इतनी कम जगह पे ही क्यों है? तो ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है। केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नई स्टडी सामने रखी, जिसमें उन्होंने बोला कि यार अर्थ जैसे साइज के प्लैनेट जो है वो तो बहुत सारे हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन लाइफ जो है वो बहुत ही कम प्लैनेट्स में है, तो इस पर अभी चर्चाएं हो रही है। तो ये जो चीज है, देखो रिसेंट स्टडी है वो नासा के केपलर एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केपलर एंड स्पेस वेब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो किसका है? नासा का, याद रखिएगा। तो इनने बोला यार अर्थ साइज प्लैनेट जो है वो इतने सारे हैं हैबिटेबल जोन में, काफी सारे हैं, बट फिर भी जो है वो यार मतलब मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो इतनी कम जगह पर क्यों है? तो बस यही चीज है। तो ये स्टडी जो है वो, इसमें बहुत सारे लोग अब उसी थ्योरी पर जो है वो जा रहे हैं कि और भी लाइफ जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस जो 2000 में, सन 2000 में पीटर वॉर्ड और डोनाल्ड ब्राउनली ने दी थी, ये फिर से चर्चा में आ गई है।
ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस की थ्योरी जो है वो क्या है, ओरिजिन जो है वो क्या है? तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ यूनिवर्स में एक्सट्रीमली रेयर क्यों है। तो ये गाइज एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपरनिकन प्रिंसिपल। कॉपरनिकन प्रिंसिपल, चाहो तो लिख सकते हो ये सब प्रिंसिपल्स, वैसे इतना डेप्थ में ये लोग पूछते नहीं, बट फिर भी लिख लो, क्या पता पूछ लें। तो कॉपरनिकन प्रिंसिपल ये बोलता है अर्थ इज नॉट स्पेशल। इसको ये चैलेंज करता है, कहती है कि अर्थ की लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जो है वो फाइनली ट्यून्ड हो सकती है, राइट? कि मतलब ये कॉमन है, ये इतनी कोई यूनिक नहीं है ना? बस ये है कि सही ट्यूनिंग के साथ है ये, मतलब कि पूरे जितने भी इसमें आप कह सकते हैं कि तार जो है वो सही जुड़ गए हैं, इसलिए यहां पर लाइफ आ गई है। बाकी ऐसी नॉर्मली लो इसको आप समझ रहे हो आप कि ये बोलता है, अज्यूम करता है कि अर्थ इज नॉट स्पेशल। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग को देखने को मिलती है। अब आइडिया ये है कि सिंपल माइक्रोबियल लाइफ शायद वाइड स्प्रेड हो सकती है, तेजी से फैल सकती है, बट कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर लाइफ के लिए कोई इंटरकनेक्टेड कंडीशन चाहिए, जैसे प्लैनेटरी स्टेबिलिटी, स्टेलर एनवायरनमेंट, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सब। तो बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जैसे कि मल्टीपल कंडीशन में रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ को चाहिए स्टेबल ऑर्बिट, की चक्कर जो है गोल जो है घूमती रहे चीजें। तो देखो इसमें अलग अलग चीजें जो है वो मेंशन्ड है, तो ये सब चीजें वैसे तो आपको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे रिलेटेड जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो आएंगे नहीं। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी, यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट में कॉम्प्लेक्स लाइफ जो होती है तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, तो ये जनरल साइंस में ऑलरेडी है वो आपको पढ़ाया जाता ही है ना? फिर भी अगर जिनको आइडिया नहीं है वो नोट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स बस नोट डाउन कर लो कि किस किस मतलब क्या कारण होते हैं कि जिसके कारण धरती पर लाइफ है। तो स्टेबल ऑर्बिट लिख दो, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेगुलेशन, यानी कि लंबे समय तक एक क्लाइमेट जो है वो चलता है ना? एकदम से ऐसा तो नहीं है कि भाई आज धरती पर जो है वो, जैसे हम जिस एरिया में रह रहे हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, आज अपन सोएंगे और सुबह उठेंगे और अचानक से यहाँ पर जो है वो मतलब फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना? यस, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेगुलेशंस होता है, एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जुपिटर जैसी प्रोटेक्टिव गैसेस जो है वो आसपास हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये सब कंडीशंस जो है वो अरबों वर्ष तक स्टेबल रहनी चाहिए, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, है ना? और फिर वीनस और अर्थ दोनों सन की हैबिटेबल जोन में है, लेकिन वीनस का रनवे जो है वो ग्रीन हाउस उससे अनहैबिटेबल बनाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस वहां पर है, तो वहां पर इंसान मतलब जीवित ही नहीं रह पाएंगे, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाएगा। जुपिटर की बात करें तो ऐसा जाइंट प्लैनेट कभी प्रोटेक्ट करता है, कभी इंपैक्ट बढ़ा सकता है, यानी कि तो वो स्टेबल नहीं है। तो ये सब जो चीज है ना, ये वाले बस पॉइंट है, बस इतना बस ध्यान में रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कई अर्थ साइज प्लैनेट जो है वो एम डार्फ स्टार्स की परिक्रमा करते हैं, पर उनकी रेडिएशन एटमॉस्फेयर स्ट्रिप जो है वो कर देती है ना, खराब कर देती है। तो ऐसे भी कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो आई हैं, तो इस पर अभी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। देखो ये एम डार्फ स्टार्स की अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस जो है ट्रैपिस्ट वन सिस्टम के, जिसमें यही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ये बताया गया कि ट्रैपिस्ट 1B जो है और 1C जो है इसमें थिक एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सजेस्ट ये करता है कि अर्थ साइज जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्थ जैसा हो, उसके एटमॉस्फेयर भी तो मैटर करेगा ना भाई, धरती के अंदर पूरा प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, वो सब कंडीशंस भी तो होनी चाहिए ना। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस जो कि लाइफ के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और करंट एविडेंसेस जो है वो टेलीस्कोप से यही सब पाए जा रहे हैं कि सिर्फ अर्थ साइज होना जरूरी नहीं है भाई, अर्थ जैसा होना भी तो जरूरी है ना, लाइफ तभी तो पॉसिबल होगी। तो ये है, एक आर्टिकल अच्छा सा था, इंटरेस्टिंग सा था। अब ये वाला जो आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है VRFB, यानी कि ये क्वेश्चन जो है एक आपके सामने, इंडिया का पहला MWH स्केल वेंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, तो लिख लो भाई, ये सॉलिड स्टेट लिथियम इलेक्ट्रोलाइट है जो इसको लाइट और मोर एनर्जी डेंस जो है वो बनाता है लिथियम आयन बैटरी से, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज पर हम लोग जो है वो अब काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सॉलिड स्टेट नहीं है, लिक्विड स्टेट लिथियम इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट नहीं। लिथियम आयन बैटरी में सॉलिड स्टेट बनता है, इसमें लिक्विड स्टेट बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बैटरी जो है वो बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बैटरी स्टोरेज ही तो इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नेत्र में डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है ये। हाँ, तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो काफी अच्छी है, 15 से 20 साल तक जो है वो चल सकती है, सेफ है ना, रिसाइकल जो है वो इसको आप जो है वो कर सकते हो। तो ये एक और चीज है भाई, लिथियम आयन जो बैटरीज है उनमें एक और एडिशन जो है वो आ गया VRFB का, और सेफ और बेटर और लॉन्ग लास्टिंग वाला। 6th नेशनल वाटर अवार्ड और पहला जल संचय जल संचय जन भागीदारी अवार्ड। तो नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो लॉन्च हुआ था 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई पानी को बचाना है, पानी के मैनेजमेंट पर फोकस करना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये अवार्ड जो है ये जल जीवन मिशन का पार्ट नहीं है, ये कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव, यानी कि जो भी व्यक्ति जो है वो पानी को बचाने के लिए, पानी के मैनेजमेंट के लिए बेहतर काम करते हैं तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जल संचय जन भागीदारी अवार्ड 2025 में, ये भी लिख लीजिएगा। और ये है मेन से रिलेटेड, यस एक और आ गया, नॉन लिथियम एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।